यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। और क्लास में जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रेजेंट में वो है प्रदूषण। पॉल्यूशन, ठीक है। प्रदूषण, पॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रदूषण में जल प्रदूषण को लेकर। इस क्लास में बात करेंगे वायु प्रदूषण के ऊपर। वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, जिस तरह से हर जीव को जीवित रहने के लिए कुछ संसाधनों की, कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, उनमें से जो वायु है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व है। वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। हर एक जीव श्वसन की क्रिया करता है, रेस्पिरेशन करता है। इस श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया जाता है। उसके बाहर की तरफ जो वातावरण है, अगर स्थलीय जीव की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, तो स्थलीय जीवों के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं या जो टेरेस्ट्रियल प्लेस में जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने सराउंड में जो एटमॉस्फेयर है, अपने चारों तरफ जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है, इसको प्राप्त करते हैं, इसका उपयोग करते हैं श्वसन की क्रिया में। और श्वसन की क्रिया के द्वारा जो भोजन है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो जलीय जंतु हैं, जो एक्वाटिक हैबिटेट्स में लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से, उनका एनवायरनमेंट क्या है, जलीय आवास, ठीक है। तो जलीय आवास के अंदर, जल के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन गैस है उसका उपयोग किए करते हैं वो श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन में। मतलब कि प्रकृति के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीवित है, वो अपने बाहरी वातावरण से क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करता है श्वसन की क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन कर इस वातावरण को वापस मुक्त कर देता है वातावरण में, ठीक है। तो वायु एक बहुत ज्यादा आवश्यक पदार्थ है जीव को जीवित रखने में। अब देखिए, जो ये हमारा वायुमंडल है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ अवांछित पदार्थों को मिला दिया जाए, ठीक है, जो कि क्या कर देते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थों को अगर किसी भी कारण से मिल जाए, प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से, ठीक है, मानवीय कारणों से, गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू अगर कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और उसके कंपोजिशन को, जो उसका नेचुरल कंपोजिशन है, प्राकृतिक जो संरचना है, उसमें परिवर्तन ला देता है, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन कर देता है, वायुमंडल के अंदर असंतुलन की अवस्था उत्पन्न कर देता है, तो इसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन, ठीक है। वायु में किसी ऐसे रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों की उपस्थिति जो उसके प्राकृतिक स्वरूप को बदल दे। वायु में किसी भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों उपस्थिति जो वायु के प्राकृतिक स्वरूप को
जो वायु के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित कर दे, ठीक है। When any physically, chemically, biologically factors change in the nature of air, it's called air pollution, ठीक है। वायु में किसी भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों की उपस्थिति जो वायु के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित कर दे, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु प्रदूषक कहलाते हैं तथा इस असंतुलित अवस्था को वायु प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब देखिए जो ये वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जो हमारा वायुमंडल है, विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर हम एक वायुमंडल बना रही है। इस वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गन, मीथेन, ठीक है। विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। हाइड्रोजन गैस, ओजोन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, विभिन्न गैसें हैं, ठीक है। इन गैसों की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो एक साम्य अवस्था में पाई जा रही है हमारे वायुमंडल के अंदर, ठीक है। एक बैलेंस अमाउंट में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। अगर इनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए हमारे वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वायुमंडल के अंदर एक असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारे प्रकृति को असंतुलित कर देती है। और इस वातावरण के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके ऊपर इस असंतुलन जो अवस्था है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। देखिए अब जो ये वायु प्रदूषण है, इसके स्रोत कौन से हैं? सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन या फिर वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम देखें तो देखिए जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रही है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है, औद्योगिकीकरण में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है मनुष्य, तो मानवीय गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कई ऐसी गतिविधियां की जा रही है, एक्टिविटीज की जा रही हैं, जिनसे कुछ ऐसे रासायनिक, कार्बनिक, विषैले, टॉक्सिक एलिमेंट्स का उत्पादन हो रहा है, जो कि हमारे वायुमंडल में पहुंचकर उसको प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्रियों का वनों की कटाई की जा रही है। वनों की कटाई होने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन गैस का उत्पादन किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस को बढ़ाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम किया जाता है जब पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जाता है, तो एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, अमाउंट है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बढ़ जाती है, और हमें हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखने को मिलता है। देखिए हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिस जगह पर
टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जिस जगह पर टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, बर्फबारी होती रहती है, ऐसी जगहों पर पेड़ पौधे उगाने के लिए, वनस्पतियों प्लांटेशन करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाती प्राकृतिक आवास में, क्योंकि प्राकृतिक आवास का जो तापमान है वहां पर क्या है, कम है। जैसे ध्रुवों की बात करें हम, साउथ पोल की, नॉर्थ पोल की बात करें, उत्तरी ध्रुवों पर चले जाइए आप, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इस जगह पर, तो वहां पर क्या है, अधिकांश जगह क्या है, ढकी हुई है बर्फ से, और वहां का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, हर एक जीव जंतु के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उनको। और वहां पर प्राकृतिक जो आवास है वो कम टेम्परेचर वाला होता है, कम तापमान वाला। इसी कारण से प्राकृतिक जगहों पर वनस्पतियों की वृद्धि नहीं हो पाती, फसलों का विकास वहां पर नहीं हो पाता। तो ऐसी जगहों पर फसलों के विकास के लिए क्या किया जाता है, कांच के घर बना दिए जाते हैं, ठीक है, ग्लास के जो हाउसेस होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है ऐसी जगहों पर, और कांच के घरों के अंदर फिर वहां पर कृषि की जाती है। इसीलिए इन्हें कहते हैं हरित गृह, क्योंकि इनके अंदर हरी जो प्लांट्स है उनका प्लांटेशन किया जाता है, यहाँ पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है कांच के घरों के अंदर, हरित गृह कहलाते हैं ऐसे। अब देखिए इन हरित ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, किस तरीके से ये उपयोगी होते हैं और उनके दुष्प्रभाव क्या है। जिन जगहों पर तापमान की कमी होती है वहां पर ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाता है, हरित गृह का निर्माण किया जाता है, कांच के घरों का निर्माण किया जाता है। कांच की दीवारों के द्वारा जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पार होकर अंदर चली जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, और पादपों से टकरा कर जब ये वापस बाहर निकलती हैं तो ये निकल नहीं पाती, क्योंकि कांच के घरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका उत्पादन किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा श्वसन की क्रिया में, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है कांच के घरों के अंदर वो क्या कर लेती है, जो परावर्तित होकर सूर्य की किरणें वापस बाहर जाती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और कांच के घरों के अंदर ही उनको संग्रहित कर लेती है। इस तरह से कांच के घरों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है बाहर के एनवायरनमेंट की कंपेयर में। जो बाहर का जो तापमान होता है कांच के घरों से वो तो कम होता है, और घर के अंदर का जो तापमान होता है वो अधिक होता है। और इस तरह से घरों के अंदर जो फसल की जाती है, जो पेड़ पौधे उगाए गए हैं, प्लांटेशन किया गया है, उनके लिए उपयुक्त तापमान उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में, और तापमान को बढ़ाए रखने में, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर हमारे वातावरण में जो हमारा ये वायुमंडल है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बढ़ जाए, अमाउंट बढ़ जाए, 0.03% अमाउंट में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, बढ़ जाए, किस कारण से बढ़ेगी ये आपको पता है, पेड़ पौधों के अंदर की कटाई, उद्योग किया जाए तो उनसे निकलने वाला विषैला धुआं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, शीतकरणी उपकरणों का उपयोग किया जाए, रेफ्रिजरेटर्स का ज्यादा यूज किया जाए, एसी, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जब ज्यादा उपयोग किया जाता है मानवीय सुविधाओं के लिए तो इनके फलस्वरूप जो हानिकारक गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये गैसें हमारे वायुमंडल में पहुंचकर क्या करती है, सूर्य की जो परावर्तित किरणें हैं, पृथ्वी की धरातल से जब टकरा कर सूर्य की किरणें वापस लौटती हैं तो इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और धरातल के पास ही रोक लिया जाता है। और इससे क्या होता है, जो धरातल है, पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और ग्लेशियर्स जो होते हैं हिमखंड को पिघलते हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव है। जिस तरह से कांच के घरों के अंदर का तापमान बढ़ जाता है उसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ का जो एटमोस्फियर है, वायुमंडल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बढ़ने से ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है, जो कि क्या है, जीवन के लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसके
आने वाले समय में नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, अब भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो पेट्रोल है, डीजल है, इनसे चलने वाले जो ईंधन है, जो व्हीकल्स हैं हमारे यातायात के, इनसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये विषैला धुआं निकल रहा है, निलंबित कणीय पदार्थ निकल रहे हैं, इनसे मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं कार्बन के, वो हमारे वायुमंडल में पहुंचकर वायु को क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के साथ ये विषैला धुआं या अन्य हानिकारक पदार्थ भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार के श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न ये करते हैं। ठीक है, कोयले के दहन से कोल बर्निंग, परिवहन उत्पादन, विद्युत उत्पादन हेतु इस तरह से कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, लकड़ी का दहन किया जाए, औद्योगिकीकरण बढ़ा दिया जाए, कारखानों से निकलने वाला विषैला धुआं वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित बनाता जा रहा है। ये सारे क्या है, रीजन्स हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, एयर को पोल्यूट करने के, इनके द्वारा हमारा जो वायु पर है, वायुमंडल को प्रदूषित होता जा रहा है। मानवीय गतिविधियों को हमें क्या है, एक सीमित उपयोग करना है इसका। अब देखिए जो ये वायुमंडल है, जब प्रदूषित हो जाता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और उनमें से जो नकारात्मक प्रभाव है, उनमें कौन कौन से हैं? पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, अभी बात की हमने प्रदूषण के कारणों की। अब प्रदूषण के जो प्रभाव होंगे वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, जीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की हेल्थ पर विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी रिलेटिव डिजीज अकर हो जाती है एनिमल्स के अंदर, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो वायु प्रदूषण को कम करने में बहुत सारे योगदान निभा रहा है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण, देखिए अगर वायु प्रदूषण का नियंत्रण करें तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। यातायात के साधनों का कम से कम उपयोग करें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण किया गया है, विद्युत यंत्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ऐसे यातायात के साधन डेवलप किए गए हैं जो कि विद्युत से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, क्योंकि बिजली से चलने वाले यातायात के साधनों से जो धुआं होता है, विषैला धुआं वो निकलता नहीं है और हमारा जो वायु प्रदूषण वो नहीं होता। इस तरह से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, घरेलू कार्यों से भी, घरों के अंदर भी कार्य जो किए जाते हैं उनसे भी कई समय पर कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं, घरों से निकलने वाला भी, घरों के अंदर जो पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जब उस वेस्ट को जलाया जाता है तो उससे भी क्या है, हानिकारक धुआं निकलता है, वो हमारे एयर मंडल में, वायुमंडल में जाकर, एटमॉस्फेयर में जाकर उसको प्रदूषित करता है। ठीक है, ये सारे रीजन्स हैं और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा वायुमंडल शुद्ध रहेगा। और वायुमंडल अगर शुद्ध रहेगा तभी हमारा जो जीवन है, जो एनिमल्स है, वो अपनी लाइफ को, जीवन को आसानी से जी पाएगा। थैंक यू।